हेलो स्टूडेंट्स, जैसे कि हम सभी ने यातायात और संचार माध्यम की शुरुआत की थी, जिसमें हमने यातायात के मार्ग और यातायात के साधन और उसका किस लिए हम उपयोग करते हैं उसके बारे में हमने अध्ययन किया था। अब उसमें हमने देखा था कि सड़क मार्ग, रेल मार्ग, जल मार्ग, इस तरह के हमने अलग अलग मार्गों के बारे में अध्ययन किया। और यातायात के साधन में जैसे रिक्शा, मालगाड़ी, मेट्रो, हेलीकॉप्टर, इन सभी के बारे में हमने अध्ययन किया, जिसमें हमने देखा कि इन सभी का उपयोग या तो माल के यातायात के लिए किया जाता है, या तो यात्रियों के लिए किया जाता है, और या तो जानकारी संशोधन संरक्षण के लिए किया जाता है। इसके बाद हम लोगों ने देखा था कि जब हम यातायात करते हैं तो यातायात के लिए हमें कौन सी निम्नलिखित बातें ध्यान में रखनी चाहिए, जैसे अंतर, प्राकृतिक रचना, मार्ग एवं साधन, बाजार केंद्र, जलवायु, वस्तु, समय, व्यय, समयावधि। तो इन सभी का ध्यान रखते हुए हमें अपना यातायात करना चाहिए। अब उसके अलावा हमने देखा था कि किस तरह से मानचित्र का अध्ययन करते हैं। अब हम आगे देखेंगे, जैसे सातारा जिले की प्राकृतिक संरचना, अर्थात उसकी जो प्राकृतिक संरचना है, प्रमुख मार्ग एवं रेल मार्ग मानचित्रों के एक साथ अध्ययन से निम्न बातें सरलता से ध्यान में आती हैं। हमने जिस तरह से रेल मार्ग के बारे में पढ़ा, प्राकृतिक संरचना के बारे में पढ़ा, प्रमुख मार्गों के बारे में पढ़ा इसके पहले वीडियो में, तो उससे कुछ बातें हमारे लिए ध्यान में आती हैं। जैसे पहला पॉइंट कि सातारा जिले का अगर हम अध्ययन कर रहे हैं सिर्फ सातारा जिले के बारे में, तो सातारा जिले की पश्चिमी दिशा में सह्याद्री एवं उसी की उप शाखाएं यानी अधिक ऊंचाई वाले भूप्रदेशों से व्याप्त है। ये हमने मानचित्र में देखा। वहां की भू रचना अर्थात भूमि की रचना उतार चढ़ाव अर्थात चढ़ाव और ढलान की है। इट मीन्स ऊबड़ खाबड़ है, ऊपर नीचे है, कहीं पर ऊंचे ऊंचे पर्वत है तो कहीं पर ढलान दिखाई देता है। और इसी परिसर में कोयना परियोजना का शिव सागर एवं विस्तीर्ण मतलब फैला हुआ विस्तीर्ण जलाशय है। तो यहाँ पर सातारा जिले में ही हमारा कोयना परियोजना है। तो कोयना परियोजना कहाँ पर स्थित है? सातारा जिले के पश्चिमी दिशा में। जिले का मध्य, अब उसमें हमने ये भी देखा कि जिले का मध्य एवं पूर्वी हिस्सा कम और मध्यम ऊंचाई का, जैसे आपने जब यह जो है हमारा सातारा जिला का है, तो यहाँ पे इसका जो पूर्वी हिस्सा है, पूर्व का हिस्सा, ये जो है पूर्वी हिस्सा है। तो यहाँ पर हमने देख रहे हैं कि जैसे अब इससे हमें पता चल रहा है कि ये कम ऊंचाई का अधिक ऊंचाई का कैसे है। इससे येलो कलर का है, ये हमारा हो गया मध्यम ऊंचाई, जो ग्रीन दिख रहा है वह कम ऊंचाई का। तो इसका जो मध्य भाग भी है वहाँ पर भी यही हमें परिस्थिति दिखाई दे रही है। मध्य भाग और पूर्वी भाग दोनों भागों में यहाँ पर हमें जो पर्वत है इसका प्राकृतिक संरचना है वह मध्यम ऊंचाई का और कम ऊंचाई का है। इसके बाद हम देखेंगे कि प्राकृतिक संरचना को देखने पर सातारा जिले के पश्चिमी भाग में यातायात का जाल जो हम देखते हैं कि वह बिल्कुल विरल है, वहाँ पे बिल्कुल कम यातायात मार्ग दिखाई देता है। तो जिले का पूर्वी भाग जो है वहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है कि पूर्वी भाग में यातायात के मार्गों का घनत्व मध्यम स्वरूप है, और उसी दृष्टि से जिले के मध्य भाग में मार्गों का घनत्व अधिक है। इसी तरह से हमने इस मानचित्र के बारे में भी पहले वीडियो में अध्ययन किया था कि इसका पूर्वी भाग जो है वहाँ पे बिल्कुल कम है, पश्चिमी भाग जो है यहाँ पर हमें मध्यम दिखाई दे रहा है, किंतु जो ये बीच का भाग है यहाँ पर जो यातायात का जाल है उसका घनत्व जो है वह बहुत ही अधिक है। तो इस तरह से आपकी समझ में आ गया होगा कि इन भागों से एक राष्ट्रीय महामार्ग एवं रेल मार्ग गया है। आपके ध्यान में आया होगा कि इस महामार्ग में अनेक मार्गों का जाल जुड़ा हुआ है, और इससे प्राकृतिक संरचना अर्थात पर्वत, घाटी, नदियां आदि का परिणाम प्रदेशों के यातायात के मार्गों पर होता है। अर्थात ये सारी चीजें जो है वह यातायात के मार्गों को प्रभावित करती हैं।
तो यहाँ पे एक प्रश्न बनता है कि यातायात के मार्ग कौन प्रभावित करते हैं। तो यातायात के मार्ग जो है वह पर्वत, घाटी, नदियाँ आदि जो हैं प्राकृतिक संरचना यहाँ पर यातायात को प्रभावित करते हैं। यातायात मार्गों का एवं प्राकृतिक संरचना का सहसंबंध होता है। जो प्राकृतिक संरचना है और जो यहाँ पर यातायात है, दोनों का सहसंबंध एक दूसरे से दोनों जुड़े हुए होते हैं। प्राकृतिक संरचना के अध्ययन से जब हम किसी भी क्षेत्र की प्राकृतिक संरचना का अध्ययन करते हैं तो प्राकृतिक संरचना के अध्ययन से प्रदेश की सुगमता अर्थात कितना वह सरल है और दुर्गमता अर्थात कठिनता ध्यान में आती है। अगर जैसे पहाड़ी क्षेत्र होगा तो जाहिर सी बात है कि वहाँ पर यातायात उतना संभव नहीं है। या जैसे हमारे भारत का ले लीजिए राजस्थान का क्षेत्र, अभी राजस्थान के क्षेत्र में भी यातायात जो है वह संभव नहीं है क्योंकि वहाँ पर रेगिस्तान है, जिसके कारण रेल मार्गों का जाल वहाँ पर कम बिखरा हुआ है। तो इसी तरह से या जैसे हमारा एकदम पूर्वी भाग ले लीजिए भारत का, तो वहाँ पर भी पहाड़ी क्षेत्र है जिसके कारण वहाँ पे यातायात का जाल अर्थात रेल मार्ग, सड़क मार्ग, उसमें बहुत ही दुर्गमता होती है, कठिनता होती है। या कई सारे जैसे नदी वाले भाग हैं, दलदली क्षेत्र हैं, तो ये सारे प्रभावित करते हैं। मैदान में समतल प्रदेश में यातायात मार्ग की सुविधाएं अच्छी तरह से विकसित हो सकती हैं और इस दृष्टि से ऊंचे नीचे समतल प्रदेशों में यातायात मार्गों के लिए विकास पर मर्यादा आती है। जब ऊंचा नीचा भाग होता है अर्थात कहीं पर पहाड़ है और कहीं पर समतल भाग है, तो उनके लिए विकास मार्ग जो है वो मर्यादित होती हैं। कहीं पर सड़क मार्ग होगा तो कहीं पर रेल मार्ग होगा, किंतु जहाँ पर ऊंची समतल भूमि होती है तो समतल भूमि वह उस क्षेत्र को प्रभावित करती है। वहाँ पर यातायात की हमें सारी सुविधाएं प्राप्त होती हैं, चाहे वह सड़क मार्ग हो, चाहे रेल मार्ग हो, चाहे वह जल मार्ग हो, चाहे वायु मार्ग हो, वो सभी चीज़ें जो है वह प्रभावित करती हैं। अब यातायात का महत्व क्या है? तो यातायात का महत्व बहुत ही ज़रूरी है व्यापार विस्तार एवं जाल के लिए, व्यापार के विस्तार के लिए, जलद प्रौद्योगिकीकरण के लिए, रोजगार अवसरों की उपलब्धता के लिए, क्षेत्रीय सेतु एक सेतु का कार्य करते हैं, स्थान उपयोगिता अर्थात स्थान को उपयोग में लाने के लिए, दुर्लभता पर मात जहाँ पर पहाड़ी क्षेत्र हैं वहाँ पर भी सुविधाएं उपलब्ध होती हैं यातायात के कारण, प्रादेशिक असंतुलन में कमी आती है और पर्यटन का विकास होता है। तो यहाँ पे एक प्रश्न पूछा जा सकता है कि यातायात का महत्व क्या है? तो यातायात के महत्व निम्नलिखित हैं: व्यापार विस्तार एवं जाल के लिए, जलद प्रौद्योगिकीकरण के लिए, रोजगार अवसरों की उपलब्धता के लिए, क्षेत्रीय सेतु के लिए, स्थान उपयोगिता के लिए, दुर्लभता पर मात प्राप्त करने के लिए अर्थात उसे हराने के लिए, और प्रादेशिक असंतुलन में कमी लाने के लिए और पर्यटन विकास के लिए। इसलिए यातायात जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब हम इसके आगे देखेंगे संचार माध्यम, जिसे हम कहते हैं संदेश वहन। यातायात के समान संचार माध्यम यह भी एक आधारभूत सुविधा है। जिस तरह से यातायात उपयोगी होता है उसी तरह से यहाँ पर संचार माध्यम यह भी एक महत्वपूर्ण है। अब यहाँ पे खाली स्थान के लिए आ सकता है कि यातायात के खाली स्थान के समान या खाली स्थान यह भी एक आधारभूत सुविधा है। तो यहाँ पे संचार माध्यम, आधुनिक युग में संचार माध्यम अथवा सूचना प्रसारण, जन संवाद यह भी एक महत्वपूर्ण बात मानी जाती है। जैसे आप देखते हो
कि आज हम एक दूसरे से संवाद कर सक रहे हैं, इसका प्रमुख कारण है कि यहाँ पर ये इस तरह की संरचना आपने देखी होगी। यह जो है मोबाइल के टावर्स है, जिसके कारण हम आसानी से एक दूसरे से वार्तालाप कर सकते हैं। यहाँ पर है जैसे प्रमुख टपाल कार्यालय जो कि मुंबई में स्थित है। समाचार बिक्री केंद्र, समाचार की बिक्री का प्रमुख केंद्र। तो इस तरह से यहाँ पर संचार माध्यम का जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। वर्तमान आधुनिक युग में कृत्रिम उपग्रह एवं यह संचार का अत्यंत महत्वपूर्ण एवं प्रभावी साधन है। तो यहाँ पे प्रश्न बनता है हमारा कि वर्तमान समय में यहाँ पर आधुनिक युग में संचार का अत्यंत महत्वपूर्ण साधन कौन सा है? तो यहाँ पे कृत्रिम उपग्रह, जो कि उपग्रह आपने देखा होगा कि ऊपर छोड़े जाते हैं। मोबाइल पर संदेशों का आदान प्रदान करना, दूरदर्शन पर कार्यक्रम दिखाई देना, मौसम के संदर्भ में वर्तमान जानकारी प्राप्त करना, जैसे आप जब मौसम विभाग जो है जानकारी देता है, वह जो है कोई भी घटना घटित होने से पूर्व हमें सूचना देता है, आदि बातों को कृत्रिम उपग्रह के माध्यम से एक ही समय पर सभी और संदेश भेजना एवं प्राप्त होना यह संभव हुआ है। अब यहाँ पे एक प्रश्न पूछा जा सकता है कि कृत्रिम उपग्रह जो है उसकी वजह से हमें क्या फायदे हुए हैं या क्या लाभ हुआ है? उसकी वजह से क्या लाभ हुआ है? मोबाइल पर संदेशों का आदान प्रदान करना संभव हुआ है, दूरदर्शन पर कार्यक्रम दिखाई देना देखा जा सकता है, मौसम के संदर्भ में वर्तमान जानकारी प्राप्त की जा सकती है, और इसके साथ ही साथ एक ही समय पर सभी और संदेश भेजा जा सकता है। तो ये सब सुविधाएं हमें जो है कृत्रिम उपग्रह के कारण हुआ है। सुदूर संदेश वहन तंत्र के माध्यम से प्राप्त उपग्रह प्रतिमाओं का उपयोजन भूपृष्ठ पर संसाधनों का अध्ययन एवं क्षेत्रीय नियोजन के लिए होता है, अर्थात उससे जो है हम अपना नियोजन कर सकते हैं। अब यहाँ पे और भी चीज़ें हमारी हैं, जैसे कृत्रिम उपग्रह के अन्य उपयोग कौन से हैं? तो कृत्रिम उपग्रह के बहुत सारे उपयोग हैं, जैसे सौरमंडल के अन्य आकाशीय पिंड जो होते हैं उनका प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से हम अध्ययन कर सकते हैं कृत्रिम उपग्रह के द्वारा। विश्व के किसी स्थान पर हो रहे कार्यक्रम को हम आसानी से और किसी घटना का सीधा प्रक्षेपण करना उपग्रह से संभव हुआ है। इसके अलावा प्राकृतिक संसाधनों का पर्यवेक्षण उसे हम कर सकते हैं, प्रादेशिक विकास का नियोजन किया जा सकता है, और उसी के साथ ही साथ सैनिक अभियान का भी नियोजन करना संभव हुआ है। और कृत्रिम उपग्रह के अन्य उपयोगों का प्रत्येक व्यक्ति के दैनिक जीवन और व्यक्तित्व जीवन, सामाजिक, शैक्षिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक इत्यादि बातों के साथ सहसंबंध होता है। जैसे उदाहरण के तौर पर हम ले सकते हैं कि कृत्रिम उपग्रह द्वारा तैयार किए गए संचार माध्यम की सहायता से किसी स्थान पर हो रहे हम पुरस्कार वितरण को लाइव टेलीकास्ट देख सकते हैं, या क्रिकेट मैच को हम घर बैठे देख सकते हैं। तो इसका प्रमुख कारण है कृत्रिम उपग्रह का होना। तो अंतर्जाल एवं सामाजिकता के माध्यम से नए युग में सभी को इस व्यवस्था का उपयोग करना पड़ता है, और भारत सरकार ऑनलाइन ट्रेडिंग, पेमेंट, आज हम सब कुछ ऑनलाइन कर रहे हैं, ऑनलाइन ट्रेडिंग, पेमेंट में मनी ट्रांसफ़र आदि को पुरस्कृत कर रही है। और इसके लिए मोबाइल पर विभिन्न आप देख रहे हो कि कई सारे ऐप्स भी आते हैं, जिसके कारण आप आसानी से घर बैठे सारे कार्य कर सकते हो। जैसे आप अभी घर बैठे अध्ययन कर रहे हो, ये हमारे सूचना प्रसारण की ही देन है। जैसे बीम ऐप, अब देखते हो कि जब पैसे आप अकाउंट में ट्रांसफ़र करते हो तो ऐसे बीम ऐप आपको आता है, उसका पूछा जाता है। SBI एनीवेयर, जैसे SBI एनीवेयर आदि, जैसे अभी एडवर्टाइजमेंट आपको दिखाता है कि आप क्या करते हो, अपना अकाउंट तुरंत ओपन कर सकते हो, तुरंत आप वहाँ से ट्रांजैक्शन ले सकते हो। तो इस तरह से जो है हमारी सरकार सुविधाएं दे रही है। इन संदेश वाहनों की सुविधाओं द्वारा हम अनेक प्रकार की देय भरना, जैसे पे बिल, आप बिल वगैरह घर बैठे कर सकते हो, या जैसे
मोबाइल चार्ज करना है वह आप कर सकते हो। ऑनलाइन शॉपिंग में आप लोग एक्सपर्ट हो, ऑनलाइन शॉपिंग करते हो। क्रय विक्रय ऐसे अनेक व्यवहार हम कर सकते हैं। क्रय भी जैसे अभी कई सारे ऐप्स होते हैं जिस पर आप अ, सामान को बेच भी सकते हो, नए सामान को खरीद भी सकते हो। तो इस तरह से आसान हुआ है। संदेश वहन की सुविधा अब बड़ी मात्रा में विकसित हुई है। इसका उपयोग बहुत ज़्यादा स्तर पर बढ़ रहा है और यह सुविधा केवल दूरध्वनि से बोलने का संदेश देने वाली न रहकर अब वीडियो कॉलिंग भी कर सकते हैं। जैसे अब आपको किसी को अपने समक्ष देखना है तो आप आराम से घर बैठे वीडियो कॉलिंग कर सकते हो। या इसके अलावा आप देखते हो कि अभी जैसे आप घर बैठे हो, आप जूम ऐप से पढ़ाई करते हो, तो इस तरह के कई सारे ऐप्स। अब पहले था कि फ़ोन का इस्तेमाल केवल एक दूसरे को बात करने के लिए किया जाता था, किंतु आज जो है फ़ोन हमारा एक जीवन आधार बन चुका है कि उसका उपयोग हम सभी जगह करते हैं। उसी प्रकार वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से एक ही समय में अनेक लोगों से बात किया जा सकता है। तो इस तरह से कई सारी संदेश वहन की सुविधाएं हमारे जीवन में बढ़ती जा रही हैं, उसका उपयोग हम सबसे अधिक कर रहे हैं। अब यहाँ पे एक प्रश्न पूछा जा सकता है, जैसे मोबाइल का प्रयोग करने के लिए किन किन प्रकार के संदेश वहन का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर जब हम मोबाइल का प्रयोग करते हैं तो भ्रमण ध्वनि, जिसे भ्रमण ध्वनि कहा जाता है, तो भ्रमण ध्वनि का उपयोग करने के लिए प्रत्यक्ष रूप से संभाषण और शाब्दिक तथा मौखिक स्वरूप के संदेश के वाहन का उपयोग किया जाता है। और इसी तरह से वीडियो कॉलिंग या कॉन्फ्रेंसिंग किया जाता है। मैसेज की सहायता से शाब्दिक तथा लिखित स्वरूप का संदेश वहन हम प्राप्त कर सकते हैं। और इसी के साथ साथ मोबाइल के विभिन्न ऐप्स की सहायता से हम जो है क्रय विक्रय और बाकी काम हम कर सकते हैं। तो इस तरह से मोबाइल का प्रयोग जो है अनेक संदेश वहन के लिए किया जा रहा है। संचार माध्यम के उपयुक्त लाभों के साथ साथ बहुत सारे हानियां हैं। यहाँ पे जितने लाभ है, लाभ नहीं होगा लाभ होगा, तो जितने हमें लाभ प्राप्त हुए हैं उसके साथ साथ हानियां भी होती हैं। जहाँ पर हमें लाभ होता है वहाँ पे हानियां भी होती हैं, ये आप सभी बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। तो यहाँ पर जैसे कि अंतर्जाल द्वारा अनेक अपराध हो रहे हैं, बहुत सारे अपराध जो हैं वह यहाँ पर होते हैं, जैसे ईमेल, अकाउंट हैकिंग, फंसाना, चोरी, साइबर आक्रमण, युद्ध, आतंकवाद इत्यादि। जैसे कभी आपका कॉल आता है कि भाई आप जो है 10 लाख जीत गए हैं, आप अपने फ़ोन को कुछ टाइम बंद कर दीजिए, आप फिर फ़ोन कीजिए तो आपको 10 लाख मिल जाएगा। तो यहाँ पे क्या होता है कि ये सब जो है एक क्राइम का तरीका होता है। जितने टाइम में आप फ़ोन स्विच ऑफ करते हो उतने टाइम में वो आपका पूरा फ़ोन का डेटा हैक कर लेते हैं और उसके बाद आपके किडनैपिंग जैसे केसेस सुनाई देते हैं। ऐसे भी आपने केसेस सुने होंगे। तो इस तरह से यहाँ पर यह साइबर क्राइम होता है, युद्ध, आतंकवाद को बढ़ोतरी मिलती है और इसमें महत्वपूर्ण जानकारी जैसे चोरी, आर्थिक ठगबाजी, कभी कभी आपका पूरा अकाउंट हैक कर लिया जाता है और आपका अकाउंट खाली कर दिया जाता है। कोई आपसे फ़ोन पे डिटेल्स पूछता है, इसलिए बार बार मैसेजेस आते हैं कि कोई भी आपसे फ़ोन पर कोई भी आपका बैंकिंग डिटेल पूछता है तो उसे आपको नहीं बताना चाहिए। या फेसबुक वगैरह पे हम क्या करते हैं अपने दैनिक जीवन में सारी एक्टिविटीज़, कुछ लोग तो एकदम फेसबुक के कीड़े होते हैं कि अपनी सारी एक्टिविटीज़, अपने सारे फ़ोटोज़ वो अपलोड करते हैं, जिसकी वजह से सामने वाला जो हैकर है उसे आपके बारे में सारी जानकारी, आपके गतिविधियों के बारे में उसे सारी जानकारी बहुत ही आसानी से प्राप्त हो जाती है और उसमें फिर आप साइबर क्राइम में फंस जाते हो। इसलिए कभी भी सावधानी हमें बरतनी चाहिए कि हमें कभी भी बहुत ज़्यादा जो एक्टिविटीज़ हैं वो फेसबुक वगैरह पे अपलोड नहीं करनी चाहिए। अतः अंतर्जाल पर सोशल नेटवर्किंग करते समय ध्यान देना आवश्यक है। जब भी हम इंटरनेट का यूज़ करते हैं, अंतर्जाल अर्थात इंटरनेट का जब हम यूज़ करते हैं, जहाँ पे वो फ़ायदेमंद है वहाँ पे वो नुकसानदायक भी है। इसलिए जब हम सोशल नेटवर्किंग का यूज़ कर रहे हैं, जैसे मैंने कहा फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गए, ट्विटर हो गया, तो जब भी आप इसका यूज़ कर रहे हो, उपयोग कर रहे हो,
तो उस पे हमें विशेष ध्यान देना चाहिए। अपनी जानकारी अगर कोई मांग रहा है तो पहले बिना जांच किए न दें। ये सावधानी दें कि अपनी कोई भी जानकारी, हम क्या करते हैं कि कई सारे ऐप्स हम डाउनलोड करते हैं तो वो बहुत सारे इन्फॉर्मेशन मांगता है, तो हम वो सारी इन्फॉर्मेशन सबको अलाउ कर देते हैं। सबको अलाउ करने से क्या होता है कि इंटरनेट में आपका वो डेटा सेव हो जाता है और जो हैकर्स होते हैं वो इजीली आपके बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो इसलिए ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमारा उत्तरदायित्व है कि हमें कोई भी ऐप्स, अननेसेसरी ऐप्स डाउनलोड नहीं करने चाहिए और अपनी जानकारी किसी को देना नहीं चाहिए। स्वयं भी संवेदनशील एवं व्यक्तिगत महत्वपूर्ण जानकारी सामाजिक नेटवर्किंग साइट्स, ब्लॉग आदि पर न डालें। जैसे मैंने कहा कि हम क्या करते हैं, अपना पर्सनल डिटेल्स, अपनी पर्सनल फोटोज सब कुछ शेयर करते हैं, पूरी दुनिया के साथ शेयर करते हैं, ना जाने उसमें कितने लोग हमें देख रहे हैं। तो उससे बेस्ट है कि ये सब चीज़ें हमें पर्सनल, जो हमारी पर्सनल है, व्यक्तिगत है, उसे हमें व्यक्तिगत स्वरूप में रखना चाहिए, न कि उसे सोशल नेटवर्किंग साइट्स पे अपलोड करना चाहिए। अब जैसे आकृति में, यहाँ पर आकृति में आपको साइबर क्राइम के बारे में दिखाया गया कि साइबर आक्रमण की संगणक पर दिखाई देने वाली प्रक्रिया की किस तरह से साइबर क्राइम यहाँ पर किया जाता है। यह आक्रमण विभिन्न देशों के दरमियान हो रहे हैं, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि भारत में ही हो रहा है। ये क्या है, एक दूसरे देश में बैठा हुआ व्यक्ति जो है आपके प्रोफाइल को देखता है। आप देखते हो कि फेसबुक पे आप यहाँ बैठे हो और आप जो है इंडोनेशिया, चाइना और इंग्लैंड, बाकी इसके आप दोस्त बना लेते हो। तो इस तरह से क्या होता है कि यहाँ पर साइबर क्राइम को बढ़ोतरी मिलती है। इससे आप वैश्विक, इट मीन्स इंटरनेशनल लेवल पर, वैश्विक अंतर्जाल पर साइबर क्राइम का अंदाज़ा लगा सकते हो। तो इस तरह से आंतरिक स्तर पर भी हो रहा है, अर्थात देश के बीच में भी हो रहा है, और वैश्विक स्तर पर भी साइबर क्राइम बढ़ता जा रहा है। अब यहाँ पे हम कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे। जैसे आपके विद्यालय की सैर जारी है, मान लीजिए आप कहीं घूमने जा रहे हो और इस संबंध में जानकारी आप अपने दोस्तों को ईमेल के माध्यम से भेजिए और उसकी एक प्रति कक्षा अध्यापक को जानकारी हेतु भेजिए। साथ में दिए गए संगणक की प्रतिमा का निरीक्षण करके निम्न प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो यहाँ पे एक एक्टिविटी हम करते हैं, जिससे अब यहाँ पे पूछा गया है प्रस्तुत संगणक की प्रतिमा कौन से दिनांक दर्शा रही है। अब यहाँ पे जो प्रस्तुत ये आपका है, ये कौन सी डेट दिखा रहा है, यहाँ पे डेट हमको दिखा रहा है 19/5/2017। इसके बाद जो है इस प्रतिमा की सूचनाएं क्या कहती हैं। अभी यहाँ पर कुछ सूचनाएं दी गई हैं, तो ये सूचनाएं हमें, इस फोटोज़ की जो सूचनाएं हैं वह हमें क्या कह रही हैं, तो ये हमें बहुत कुछ कह रही हैं। जैसे कि आपकी महत्वपूर्ण जानकारी, अर्थात जैसे दस्तावेज हो गया, फ़ोटो हो गया, वीडियोज़ हो गए, या डेटाबेस आपकी जो भी जानकारी है, अन्य फाइल इत्यादि इंस्क्रिप्ट हो चुकी है, अर्थात उसमें सबमिट हो चुकी है। दूसरी चीज़, यह जानकारी पुनः प्राप्त करने के लिए यदि आप प्रयास करेंगे तो आपका प्रयास व्यर्थ हो जाएगा, बिकॉज ये लॉक का सीन आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, सब कुछ लॉक हो गया है। केवल आपकी डिस्क्रिप्ट सेवा द्वारा आप संबंधित जानकारी वापस प्राप्त कर सकते हो। अगर आप अपनी जानकारी कोई भी डिस्क्रिप्ट करके पुनः निःशुल्क प्राप्त कर सकते हैं। यदि संपूर्ण जानकारी वापस प्राप्त करनी होगी तो उसके लिए आपको मूल्य भरना पड़ेगा। अगर फिर से आपको जानकारी चाहिए तो उसके लिए आपको पैसे भरने होंगे, और मूल्य भरने के लिए आपके पास केवल 3 दिन का अवसर होगा। इट मीन्स अब जैसे यहाँ पे 15/5 है, 15 से, और यहाँ पे 15 तारीख से 19 तारीख के बीच में यह एक्टिविटी आप कर सकते हो। 7 दिनों के अंदर मूल्य न भरने पर आपको संबंधित जानकारी भविष्य में कभी भी वापस नहीं प्राप्त हो सकती है। तो इस तरह से क्या हो रहा है कि यहाँ पर अननेसेसरी पैसे लिए जा रहे हैं। दूसरा है, जैसे जानकारी फिर से प्राप्त है तो कितना मूल्य और कितनी मुद्रा, किस मुद्रा में मंगवाए हैं। तो यहाँ पर जो है, जैसे यहाँ पे दिया गया है सेंड $300 वर्थ ऑफ द बिटकॉइन टू दिस एड्रेस। इट मीन्स जानकारी प्राप्त करने के लिए आपको $300
का मूल्य देना है। और कहाँ पे देना है? यह मूल्य आपको बिटकॉइन मुद्रा मतलब डिजिटल के माध्यम से देना है। इंटरनेट पर यह अपराध कौन से स्वरूप का है? तो इंटरनेट का जो यह अपराध आप देख रहे हो, इसी को कहा जाता है साइबर क्राइम या साइबर अपराध। तो इस तरह से होने वाले अपराध से हमें बचना है और अच्छे से संदेश वहन साधनों का उपयोग करना है।